चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की। एक सेकेंड भाई, कहाँ चला गया पीडीएफ। हमने अभी तक बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ ली थी। हमारी कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो कंबाइन है वो बची हुई थी। ठीक है, बिहेवियरिस्ट हो गई है, कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंदर जो जो थ्योरी आती है वो अब हम पढ़ने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरी है आपकी मैस्लो की नीड एंड हायरार्की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके नाम साइकोलॉजी में भी आपको पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को उसकी चाहे बुद्धि हो चाहे उसका बिहेवियर है, कोई भी चीज उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी नीड के अकॉर्डिंग फुलफिल होता है। अगर उसकी नीड फुलफिल हो रही है तो वैसे ही उसका माइंड सेटअप होगा और वैसा ही उसका बिहेवियर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 5 नीड के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे बेसिक नीड जो होती है सबसे लोअर लेवल की, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमें जिसका मतलब है घर, कपड़ा और मकान, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अगर ये चीजें नहीं है तो वो हमेशा डिप्रेस्ड रहेगा, उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी और उसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसके पास किसी भी व्यक्ति के पास रहने को घर हो, अच्छी स्लीप हो, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नहीं सोते तो पूरे दिन बीमार महसूस करते हैं। जैसे मैं एक क्लास पढ़ते पढ़ते अब बिटवीन द क्लास या क्लास के पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मेरा खाना 8:30 तक हो जाता है। अब आज क्या थोड़ा लेट हो गया, 8:30 तक खाना खा लेती हूँ, तो खाना खाने के बाद एकदम नींद महसूस होने लग जाती है, लगता है बस क्लास हो और जल्दी से बिस्तर में चले जाऊं। लेकिन जैसे बिस्तर में जाती हूँ नींद गायब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टाइमिंग है मेलाटोनिन सिक्रीट होने का वो 9 से 10 के बीच सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है और उसके बाद या फिर 11 तक होता है सिक्रीट। ठीक है, अब उसके बाद नींद आने लग जाती है और मैं पढ़ाती भी इस टाइम पे हूँ लेट कि थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते इतना थक जाऊं कि सो जाऊं बस जाके। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपकी स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें आती है। अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तब इंसान के पास आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में आपके पास घर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं। आपने घर तो बना लिया, रोजगार नहीं है, पहनने को कपड़े हैं लेकिन रोजगार नहीं है। अब जैसे जो लोग देखिए रील इतना बना रहे हैं, रील मैं भी बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉय है, केवल रील बना बना के ही पैसे कमा रहे हैं और बाकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है उन लोगों ने। ठीक है, तो उस क्या होगा, एक टाइम पे टिकटॉक जैसे वो भी बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, तो फिर कहाँ से एम्प्लॉयमेंट लाएंगे हम, है ना। तो कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। तो सेफ्टी पर्पज से हमारे पास एक की जगह बैकअप प्लान होना चाहिए। रिसोर्सेज नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब है, कपड़े, सब कुछ है, लेकिन घर जॉब जाने के लिए उसकी जॉब दूर है, उसको रोज ऑटो से जाना पड़ रहा है, उसकी हेल्थ खराब हो रही है, तो अच्छा नहीं। तो रिसोर्सेज नहीं है तो सेफ्टी का नहीं लगता कि भाई मेरे पास रिसोर्स होना चाहिए, मेरे पास फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने घर तो बना लिया पर ये घर के अलावा भी मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लीजिए ये घर टूट गया, तो अभी आप लोग देखे होंगे न्यूज में हिमाचल प्रदेश में कितनी ज्यादा तबाही हो गई है ना। तो पहाड़ के बहुत सारे लोग जो है नीचे की तरफ माइग्रेट करते जा रहे हैं कि थोड़ा सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। बहुत लोगों के घर चले गए, तो ऐसा कि गवर्नमेंट अभी बनाएगी पर धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे भी व्यक्ति का हेल्थ डाउन चली जाती है। तो इन्होंने बोला कि इस व्यक्ति के अंदर अगर सेफ्टी नीड पूरी हो तो भी वो सब चीज कर सकता है। अब मान लीजिए आपके पास घर है, कपड़ा है, मकान है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन आपके साथ रहने के लिए कोई नहीं है, आपका ना कोई फ्रेंड है, ना आपकी किसी से इंटीमेसी है, ना कोई फैमिली है, सेंस ऑफ कनेक्शन है ही नहीं किसी से, तब आप क्या करोगे अकेले उस बड़ी प्रॉपर्टी का। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का क्या करोगे जब आपके पास हेल्थ है लेकिन लोग नहीं है आपसे बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि सेफ्टी नीड पूरी होने के बाद हर व्यक्ति को लव और बिलोंगिंग नीड पूरी करनी चाहिए। अब आजकल क्या चल रहा है कि लव और बिलोंगिंग नीड पूरी कर ले रहे लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है, जैसे वो बना था ना मूवी, कि मूवी और मीम भी बनता है कि बेरोजगार में प्यार होता है और रोजगार में शादी होती है। ठीक है, सुना है, सुना होगा ये वाला, बेरोजगारों से प्यार होता है और रोजगार से शादी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर आप चाहो कि फिजियोलॉजिकल नीड के बिना पहली लव और बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी है, तो ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहली नीड है, इसलिए इन्होंने इसको लोअर और प्राइमरी नीड में रखा है कि ये नीड सबसे पहले पूरी होनी चाहिए व्यक्ति की। ठीक है, मैं कभी कभी लेम जोक भी मारूंगी तो अंदर अंदर हंस लेना। ठीक, अब इसके बाद आता है स्टीम।
स्टीम मतलब होता है सेल्फ स्टीम, आपकी खुद की रिस्पेक्ट। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अपनी फैमिली या चीजों को इतना दे चुके हो कि आप अपनी रिस्पेक्ट खो दी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक स्टेटस होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी एक आजादी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टीम। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम अपने आप को एक अच्छी सिचुएशन पे या एक अच्छे मुकाम पे देखते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, कि व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन जाए जिसको देख के बाकी लोग मोटिवेट हो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किया, उनको देख के कई युवा जो हैं अभी युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, ठीक है। तो इन्होंने ये 5 नीड के बारे में बताया, जिसको हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लव और बिलोंगिंगनेस तक तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट नीड में आता है। यहाँ पर पहुंचने में तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो इसी में फॉल करती है। 80% लोग इसी में फॉल करते हैं। लोगों को बस ये जीना है, खाना है, सोना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, योग में भी ये मत सोचना कि खाने के लिए जीना, ठीक है, या जीने के लिए खाना है। तो हमेशा खाने के लिए जीना मत याद रखना, जीने के लिए खाना याद रखना। कि खाए पड़े हैं, जो खाने के लिए जीते हैं वो कुछ भी चीज खाते हैं, ठीक है। आपको जीने के लिए खाना, वही चीज खाना है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो आपको इस लेवल तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम पैसा कमा सकते हैं जिंदगी में, प्यार कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिस्पेक्ट किसी के सामने खत्म हो जाती है तो आपके जीवन की सारी संपत्ति व्यर्थ है। और लास्ट में अगर आपकी खुद की पहचान आप बना के नहीं मरते तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा काम करो जिंदगी में कि आपको लोग जिंदगी भर याद रखें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गैगने की लर्निंग हायरार्की। इन्होंने लर्निंग के बारे में बताई, इसको रॉबर्ट गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि व्यक्ति जैसे जैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, पहले क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? हेलो, अभी भी नहीं आ रही है। अभी नहीं, एक सेकंड, आई थिंक नेटवर्क इशू है, एक सेकंड रुकिए। मैम म्यूट है। म्यूट हो गया अपने आप, बताया क्यों नहीं? इतनी देर से बोले जा रही थी। मैम बोल रहे थे तो मैम कभी भी बोल रहे हैं। कहाँ तक सुना? हमने यही तो ये आपने ये सेल्फ 50 वाला बताया आप, उसके बाद नहीं सुना कुछ भी। मेस्लो का जो एक जन बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए। स्वामी विवेकानंद एग्जाम्पल दे रहे थे योगा। हाँ, स्वामी विवेकानंद के एग्जाम्पल हो गया ना, खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी, गैगने की। स्क्रीन प्रेजेंट करें, बताना हो रही कि नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। गैगने की लर्निंग हायरार्की इन्होंने बताई। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे इस हायरार्की में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब यहाँ से हमारे व्यवहार से हमारी बुद्धि की ओर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। नीचे की जो चीजें इन्होंने बताई, बोला कि यहाँ पर व्यक्ति का व्यवहार के एस्पेक्ट या बिहेवियर एस्पेक्ट आते हैं, ऊपर व्यक्ति के कॉग्निटिव एस्पेक्ट आते हैं। तो इन्होंने बोला सबसे पहले लर्निंग की बात की कि व्यक्ति कैसे कैसे लर्न करता है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले सिग्नल लर्निंग के बारे में बताया। सिग्नल लर्निंग क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग बताई है, और इसमें कुछ लर्निंग को बिहेवियर एस्पेक्ट। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग है, इसमें इन्होंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग बोला है, एंड कंसिस्ट एसेंशियली द क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह देखा जाता है, जो कि सॉरी इवन पैवलोव ने दिया है। तो क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग, जरा बताइए मुझे। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम फिर वॉइस आपकी ब्रेक हो गई थी। वॉइस खत्म हो गई? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना। हाँ, अभी आ रही आवाज? इज दैट ओके नाउ? ठीक है। आज बारिश हुई है हमारे इधर, तो शायद आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो। एक सेकंड रुको, हमले भाई। चलिए, गैगने की इन्होंने सिग्नल लर्निंग के बारे में बताया
ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जिस तरीके से पैवलोव ने बताया था अपने लर्निंग में, ठीक है, पैवलोव ने डॉग पे किया था कि किसी व्यक्ति को कोई चीज सिखाई जाए, कंडीशन किया जाए, तो वो वैसे सीखता जाता है, ठीक है। जैसे कि जो लोग कभी गाड़ी नहीं चलाते हैं और रोड पे चले जाते हैं गाड़ी चलाने, तो उनको रोड के नियम नहीं पता होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी चलाने लग जाते हैं, रोड में जाते हैं, तो उनको रोड के नियम पता चल जाते हैं। तो व्यक्ति जानता है कि जब रेड सिग्नल चलेगा तो क्या होगा, क्या होता है रेड सिग्नल मतलब गाड़ी गाड़ी को बंद होती रोकना गाड़ी है। येलो मतलब क्या होता है, स्टार्ट चलने वाले रेडी होना चलने वाली है। ग्रीन मतलब क्या होता है, चलने लगना गाड़ी आगे जाना है। चलो आगे चलो, ठीक है। तो सिग्नल लर्निंग मतलब कि हमें जो भी सिग्नल दिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। जैसे कि क्रॉस का सिग्नल है मतलब वो नहीं करना है, प्लस का सिग्नल है मतलब किसी गाड़ी में प्लस बना है मतलब कौन सी गाड़ी होगी वो, डॉक्टर एम्बुलेंस होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला व्यक्ति सबसे पहले सिग्नल से चीजों को सीखना प्रारंभ करता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को चिन्ह के द्वारा सीखता है और यहाँ पर उसके बिहेवियर एस्पेक्ट में, उसके व्यवहार में चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो व्यक्ति गाड़ी चलाता था उसको पता चल गया रोड रूल्स क्या है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेगा। दूसरा होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैंने जो आपको बताया था जो कि स्कीनर ने दी है। स्टिमुलर रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट गेटिंग द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसमें क्या कहते हैं, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स करना स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहलाती है। जैसे कि स्कीनर बॉक्स मैंने आपको बताया था, उसमें चूहा था, उसके सामने फूड रखा हुआ था और उस फूड के लिए उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, वो कूदने लग गया, तो उसने क्या किया, चीजों को प्राप्त किया। तो इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। जैसे कि when a teacher instruct the student to raise their hand, जैसे मैंने आपको बोला कि हाथ उठाओ अपना, तो मैंने क्या बोला, आपको उद्दीप्त करने वाला शब्द बोला और आप अपने हाथ उठाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलर रिस्पॉन्स लर्निंग। तो पहला तो व्यक्ति कैसे सीखता है, सिग्नल देख के सीख जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं इस तरीके से हाथ रखो, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ ये, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैंने आप लोग को सिग्नल दे दिया, ठीक है। अगर मैं क्लास में हूं और क्लास में कोई बड़े व्यक्ति आए हैं और सभी बच्चे शोर कर रहे हैं और मैंने आपको आंख दिखाई बड़ी बड़ी करके, तो आप क्या करोगे, शांत हो जाओगे, ठीक है। तो आप उस चीज से सीखते हो कि ये क्या होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में भी बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप बोलो, तो आप बोलना शुरू कर दोगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसके द्वारा भी व्यक्ति सीखता है। नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, प्रीवियस लर्निंग को हम दूसरी चीज से जोड़ते हैं। चेनिंग मतलब एक से एक को कनेक्ट करना। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड इनटू लिंक्ड सीक्वेंस। पिछले बार हमने जो चीज सीखी होगी उसी से ही हम कोई नई चीजों को सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं चेनिंग। जैसे कि इट इज द प्रोसेस वेयर बाई मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल, एग्जाम्पल दैट राइडिंग अ बाइसिकल। अगर आपको मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब ये इसमें क्योंकि आपका दिमाग भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, इसलिए इसको मोटर स्किल को मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल कहते हैं। और या फिर प्लेइंग अ पियानो आर लर्न, अगर मान जहां पर हम इस चीज को लर्न कर रहे हैं, एग्जाम्पल दैट सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट की फ्रॉम बंच ऑफ की। जैसे कि मैं आपसे बोलूं ये जो भी चीज हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को एक की दी बहुत सारी, बोला कि जाओ मेरे कमरे खोल के आओ, तो आप एक एक करके कीज को खोलोगे, एक से एक को कनेक्ट करते जाओगे, इसको हम बोलते हैं चेनिंग। या फिर आपने कभी साइकिल सीखी होगी, फिर आप साइकिल से कार सीखना स्टार्ट कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं चेनिंग। एक चीज आपको पहले से आती है उसी से ही आप दूसरी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको हम चेनिंग बोलते हैं। इससे भी आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड एक छूट गया क्या, नेक्स्ट है आपका वर्बल एसोसिएशन। दिस इज फॉर्म ऑफ चेनिंग, इसको भी हम चेनिंग की तरह ही बोलते हैं। which the links between in which the links between the item being connected are verbal nature। पहले वाले में क्या था, हम बोल नहीं रहे थे चीजों को, लेकिन इसमें हम चीजों को बोल रहे हैं। The verbal association is one of the key process in development of language skill। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज को जब हम बोलते हैं तो उसकी लैंग्वेज स्किल बढ़ती है। दिस लर्निंग इज टाइप ऑफ चेनिंग, इसको बट ये लिंक होती है किससे, वर्बल यूनिट से। ऊपर वाले में बिना बोले भी काम हो जाता है, इसमें बोलना पड़ता है।
द सिंपलेस्ट वर्बल एसोसिएशन इज द एक्टिविटी ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम देना या इन विच इन्वॉल्व चेन ऑफ टू लिंक्स, इसको हम बोलते हैं वर्बल। जैसे कि व्हेन अ चाइल्ड नेम्स द ऑब्जेक्ट बॉल, ठीक है, तो बॉल कैसी भी हो सकती है। मैंने एक बच्चे को गोल गोल सा कुछ दिखाया, मैंने उसको बोला ये बॉल है, ठीक है। अब मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल दिखाऊंगी, बोलूंगी बेटा ये बताओ कौन सी बॉल है, तो वो बोलेगा रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, ये व्हाइट बॉल है, राउंड बॉल है। तो उसको उसको बोलना पड़ेगा, उसको पता तो चल गया कि जो गोल गोल होता है वो बॉल होती है, लेकिन अलग अलग कलर की बॉल है तो वो रेड बॉल बोलेगा, ब्लैक बॉल बोलेगा, व्हाइट बॉल बोलेगा। तो इससे क्या होगा, उसका वर्बल एसोसिएशन बढ़ेगा। जैसे कि मैं एक वर्ड बताऊं काइंड, और मैं आपसे बोलूं उसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप मर्सी बोलोगे उसका सिनोनिम्स, ठीक है। तो वर्बल एसोसिएशन में एक ही चीज से दूसरी चीज को लिंक करते हैं, लेकिन वर्बल यूनिट्स के द्वारा, ठीक है, समझ में आया। अब आता है पहले वाले में हमने क्या देखा, चेनिंग करने की कोशिश की, लोग चीजों को जोड़ने की कोशिश की। अब हम क्या कर रहे हैं, चीजों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सीरीज ऑफ सिमिलर स्टाइल, मतलब कि एक जैसी चीजों में ही जो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर करती हूँ, इन अ सिस्टमैटिक वे, उनको अलग करके एप्रोप्रिएटेड में उनमें डिफरेंस देखना। जैसे कि मैं आपको दो कार दिखा दूं, अब मैं आपसे बोलूं कि ये दो कार जो है ये रेड कलर की है, ठीक है, कार का कलर तो सेम है लेकिन कार का शेप अलग हो सकता है, दूसरे कंपनी की हो सकती है तो सेम ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट है कार, ठीक है, और दोनों रेड कलर की ही है मान लो, लेकिन उसका शेप चेंज हो सकता है, या फिर शेप अलग अलग है और कलर सेम हो सकता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिफर करते हैं, डिफर मतलब उनके बीच में अंतर ढूंढते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। व्हेन सीइंग लॉट्स ऑफ कार इन अ रोड, डिफरेंशिएट कार बाय इट्स नेम। आप कभी ट्रैफिक में जाओ, बहुत सारी कार है तो हम देखते हैं ना, देखो आर्टिका हो गई, फिर उसके बाद क्रेटा हो गई, दिखती थोड़ी बहुत एक ही उसी के मॉडल है, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं कि देखो सारी ब्लैक है लेकिन ये आर्टिका है, ये क्रेटा है, ये आपकी बुलेरो है, अलग अलग कार का नाम, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो इन्होंने बोला कि अब इसके बाद हमें अपने दिमाग की जरूरत पड़ना चाहती है, जब हम चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हम चीजों में डिफरेंशिएट जब करते हैं तो हम अपने दिमाग का यूज ज्यादा करते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक अ कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स बनाना, एंड टू फॉर्म कॉमन क्लास एंड कैटेगरी ऑफ सम शॉर्ट, चीजों को शॉर्ट में, जैसे कि वाइल ड्राइविंग अ कार वन मस्ट स्टार्ट विथ क्लच, कि व्यक्ति को कार चलाने का कॉन्सेप्ट समझाना कि कार चलती कैसे है, कि पहले क्लच लेना है, गियर दबाना है, फिर धीरे से क्लच को रिलीज करना है, फिर रेस करना है एक्सीलरेटर को, ठीक है। तो जब हम चीजों के कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये चीजें ऐसी बनी, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। चीजों को छोटे से भाग में कैटेगराइज करके कॉमन तरीके से बता देना, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स देना, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट होता है रूल लर्निंग। दिस इज वेरी हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बीइंग एबल टू लर्न रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या करना है, रूल लर्निंग में कॉन्सेप्ट के बीच और उनके रिलेशनशिप के बीच, मतलब कि कोई भी सिचुएशन है उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढना, इंक्लूडिंग सिचुएशन नॉट प्रीवियसली इनकाउंटर, ऐसी सिचुएशन जो पहले नहीं हुई है, कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है और आपके साथ कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप ढूंढना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। समझ में आया? हेलो, यस मैम। मैम एक बार आप फर्स्ट स्लाइड पे करेंगे एक बार? हाँ बताइए। मैम एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, फर्स्ट स्लाइड तो है, स्क्रीनशॉट लेकर। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? स्क्रीनशॉट बाद में ले लूंगा, चलिए ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई दिस रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे कि मैंने एक चीज सीख तो ली लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज करूंगी। मैंने
कार चलाना सीख लिया, लेकिन कार से, जैसे कार जब आप सीख लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो आपको कार से H बनवाया जाता है, 8 बनवाया जाता है, G बनवाया जाता है, K बनवाया जाता है। तो आप एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से यूज करोगे उसको बोलते हैं रूल लर्निंग। और ऐसी सिचुएशन आपके साथ पहले नहीं आई होगी, दोबारा आपके साथ कोई सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे कि खाना बनाना, सब्जी बनाने का तरीका एक ही है, आलू की सब्जी भी हम वैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आलू सब्जी बनाई है। अब मुझे किसी ने लौकी की सब्जी बनाने दे दिया तो मैं आलू के जैसे ही लौकी की सब्जी बनाऊंगी, बघारा वगैरह लगाऊंगी। अब मैं टमाटर वाली भी बना सकती हूँ, बिना टमाटर वाली बना सकती हूँ। तो एक ही कॉन्सेप्ट को जो अब हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करके देखते हैं तब हम उसको रूल लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि रूल बना देना, एक रूल बन गया वो सब जगह फॉलो होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स के जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं, एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन आंसर को, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, इसको हम रूल लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैगने। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स रूल। इसमें क्या करना है, इसमें रूल बने बनाए हैं, इसमें आपको बनाना है, खुद चीजों को सॉल्व करना है, खुद एल्गोरिदम बनानी। इसमें क्या है, आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिए, a प्लस बी बराबर क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला बना के दे दिया गया है पहले से। इसमें क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अब हमको इसको बनाना है। a माइनस बी दे दिया या a इंटू बी दे दिया, वो क्या होगा ये आपको बनाना है। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। खुद प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं और इसका पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ सॉल्विंग वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन यूजिंग, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इन्होंने इसको ये 9 इवेंट्स बोला है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग, फिर इन्होंने रुके, हाँ, गैगने ने अभी ये आपको 9 चीजें बताई प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इन्होंने फिर फीडबैक के बारे में बताया, ये क्वेश्चन आया नहीं क्या आ सकता है। गैगने ने बताया, गैगने 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ फीडबैक इन्होंने बताया कि व्यक्ति किस तरीके से चीजों के फीडबैक दे सकता है और फीडबैक देने से क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो रॉबर्ट गैगने was an educational psychologist who coined the science of instruction in 1940। इन्होंने इंस्ट्रक्शन के विषय में बताया कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन का फीडबैक क्या मिलता है। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916, आइडेंटिफाइड द मेंटल कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर, एक सेकेंड, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? यस मैम, यस आ रही है। चली गई। इन्होंने 9 स्टेप बनाए दैट डिटेल ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इन्होंने 9 स्टेप बताए कि एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, फीडबैक बनाएंगे। पहला होता है गेनिंग अटेंशन, किसी भी चीज में व्यक्ति अगर अटेंटिव नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ये जो हम क्लास कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बताइए जल्दी, हम किस लिए पढ़ रहे हैं इतना सब कुछ, नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए, नेट जेआरएफ करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये आपको पहली क्लास में बता दिया गया था कि क्या क्या करना है, ठीक है। चलो अब आता है आपका नेक्स्ट, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, कि आपको बताना कि आपको पहले से कुछ नॉलेज है क्या। जैसे मैंने बहुत लोगों को पूछा कि भाई आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो क्या या नहीं पढ़े, आपने पहली बार नेट क्लियर किया है क्या, तो बताना कि आपको पहले से क्या क्या नॉलेज है। फिर उनको इंफॉर्मेशन देना, जिनको नहीं है नॉलेज, फिर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि अब आपने ये पहली बार दे रहे हैं, चलिए ऐसे से देना है। फिर इलिसिटिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना। फिर उनको फीडबैक उनसे लेना कि आपको सारी चीजें हमने बता दी, अब आप हमें फीडबैक बताइए। और फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, किसी भी टीचर को फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है क्लास का, कि हमने कैसे पढ़ाया है। फिर असेसिंग द परफॉर्मेंस, की व्यक्ति की हमने फीडबैक ले दिया, सब कुछ कर लिया, अब हम देखेंगे कि बच्चा कैसे कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
टेस्ट लेते रहते हैं। मैं रोज आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ देखने के लिए कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं नहीं। फिर इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, अब उनके याद रखने की क्षमता को बढ़ाना, ट्रांसफर करना, ठीक है, इतना इन्होंने बताया। तो ये 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फीडबैक, ठीक है। इन्होंने फीडबैक के बारे में, इन्होंने नहीं, अलग से टाइप ऑफ फीडबैक, आपको ऊपर गलती से हो गया टाइप, मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है, एक सेकेंड। फीडबैक पढ़ा दूं, फिर हम कल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फीडबैक भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फीडबैक मतलब पुनः आपको किसी चीज के बारे में बताना कि आपने जो पढ़ा उसका क्या होगा, आपने क्या रिस्पॉन्स देगा, आपने कितना सीखा। तो पहला होता है कंफर्मेटरी फीडबैक, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। कंफर्मेटरी फीडबैक मतलब होता है इन्फॉर्म द लर्नर दे डिड वांट ही और सी वाज सपोज्ड टू डू। कंफर्मेटरी मतलब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप मुझे चाहते हैं नहीं चाहते। इन्फॉर्म द लर्नर दे डिड वांट ही और शी वाज सपोज्ड टू डू, कि जो व्यक्ति चाहता था, आप मुझसे चाहते थे कि मैं आपको दूं जो चीजें, वो आपको मैंने दी या नहीं दी, वो आप कंफर्म करोगे। जैसे मुझे आपको पढ़ाना था टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जो आपको जरूरी थी या नहीं थी, मैं आपसे वो पूछूंगी तो आप मुझे कंफर्म करोगे कि हाँ सर या मैम आपने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया, यही था सिलेबस में। अब आता है करेक्टिव फीडबैक, इन्फॉर्म्स द लर्नर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ देयर परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप लर्नर की बात कर रहे हैं चूंकि, तो मैं यहाँ पर आप लोगों की बात करी, आपको बताऊंगी मैं कि आपने जो चीजें बताई है मुझे आंसर, वो सही है या नहीं है। करेक्ट करना मुझे, इन्फॉर्म द लर्नर ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ देयर परफॉर्मेंस। करेक्ट मतलब कि उन्होंने जो भी चीज बताया वो एक्यूरेट था या नहीं था। नेक्स्ट आता है रेमेडियल फीडबैक, डायरेक्ट्स लर्नर इन द राइट डायरेक्शन टू फाइंड द करेक्ट आंसर। इसको कब करता है टीचर, जब उसको लगता है ऊपर वाली चीजें कि उसने देखा कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई कहीं पर, कोई एरर तो नहीं रह गया, तो हम क्या करते हैं, रेमेडी देते हैं। हम बताते हैं उनको कि क्या चीज सही है करने के लिए और क्या नहीं है, आपको कहें। फिर इंफॉर्मेटिव, इसमें बताया जाता है, जैसे आपने पूछा है ना कि मैम कौन सी बुक से पढ़ ले, ये वाली बुक से पढ़ ले क्या, तो मैंने आपको बोला नहीं, इस बुक से नहीं पढ़ना है, आपको ये वाली बुक से पढ़ना है, मतलब कि आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, किसी भी बुक से नहीं पढ़ लेना है। अब ऑथेंटिक बुक है कौन सी भाई, तो फिर मैंने आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेटिव फीडबैक मतलब कि उस लर्नर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एनालिटिक फीडबैक मतलब प्रोवाइड द सजेशन, अब मैं आपको सजेशन दूंगी, रिकमेंडेशन दूंगी कि आप क्या क्या चीजें और कर सकते हो इसके साथ, और कितने देर पढ़ाई कर सकते हो, आपका इतना टाइम दोगे तो इतना टॉपिक क्लियर होगा। फिर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव मतलब करेक्टिव कमेंट अबाउट पास्ट बिहेवियर। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछा या मैंने क्लास ली और आपने गलत बिहेव किया, ठीक है, तो मैं आपको फीडबैक दूंगी कि भाई देखिए आप लोगों का सही बिहेव नहीं है, आप क्लास में आंसर नहीं देते हैं, तो मैंने आपके बिहेवियर को करेक्ट किया, उसको हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक, ठीक है। मैंने करेक्ट करने की कोशिश की या करेक्टिव कमेंट दिया कि भाई तुम लोगों ने बहुत खराब किया, तुम लोग को हमें नहीं पढ़ाऊंगी। पॉजिटिव मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग को पढ़ा के हमें बहुत अच्छा लगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव फीडबैक। समझ में आया भाई, ये क्वेश्चन आता है फीडबैक के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या क्या है। समझ में आया क्या, इसको एक बार और कल ले लूंगी, ठीक है, फीडबैक के बारे में, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ ना भी नहीं बोलते, ना बोलोगे तो मेरा कल से निगेटिव फीडबैक ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप नहीं बोलोगे मैं उतना ही पढ़ाऊंगी, उतना पढ़ाना, एग्जाम्पल नहीं दिया करूंगी मैं, आई पीपीटी दिखाई खत्म। आप ऐसा चाहते हैं क्या, या पीपीटी आपको भेज दिया जाए क्लास में, आप ऐसा चाहते हैं पीपीटी बस मिल जाए, तो आंसर दिया करिए, ठीक है। आंसर नहीं देंगे यहाँ पर तो कहीं पे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ करेंगे, एक बार शांति पाठ कर लेते फिर क्वेश्चन आंसर रखिएगा। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है जी। हाँ बताइए।